हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृता रूपानी है और मैं पिछले 17 साल से टाइप 1 डायबिटिक हूँ और मैं 13 साल से योग ध्यान फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ पर काफी बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा, तो आज मैं भी उन बच्चों को देखकर योग ध्यान फाउंडेशन में आगे बढ़ी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, कॉमन मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में सामान्य गलतियां और गलतफहमियां पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 हम लास्ट मीटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर अंजू वीरमानी मैम ने काफी अच्छे से हमें समझाया था। आज की हमारी स्पीकर हैं डॉक्टर बीना बंसल एंड T1 DM हीरो फैमिली है आदित्य एंड हर्षित जोहरी एंड देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मीना छाबड़ा, डॉक्टर ज्योति कक्कड़, डॉक्टर अनिल बेगवाल एंड मिस सानिया दुग्गल, जो कि खुद T1 DM है। आज के हमारे मॉडरेटर्स हैं, लकीली मैं हूं जिसमें मेरा नाम अमृता रूपानी है एंड गुलाटी एंड मिस अरुणा शर्मा। ये हमारे फाउंडर्स हैं मिस्टर रमी छाबड़ा जो प्रेसिडेंट हैं, और ये हैं मिसेस बिंद्या छाबड़ा मैम जो योग ध्यान फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट मैम है। और बताना आगे का मैं चाहूंगी कि अरुणा दीदी बताएं। हेलो एवरीवन, आज की मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू अमृता। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आज, तो हम उसको थोड़ा देखते हैं किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, आज जिनसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं हमारे GYT ग्रुप से, जो आदित्य जौहरी, अभी आपने रिसेंटली देखा ही हमारे ग्रुप के अंदर 10th क्लास में, और हर्षित जौहरी ने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। साथ में जब हमने हर्षित से बात करी और हर्षित के डॉक्टर से बात करी, तो हमें पूरी फैमिली के बारे में काफी अच्छा फीडबैक मिला, और इससे ये पता लगता है कि एक बच्चे की डायबिटीज को मैनेज करने में कितना बड़ा अच्छा हाथ और रोल रह सकता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारी टाइप 1 फैमिली हीरो, जो है हर्षित जौहरी और आदित्य जौहरी, और सुपर हीरो है उनकी फैमिली, मम्मी पापा और उनके दादा दादी, ताकि जितने भी बच्चे आज हमारी मीटिंग को देख रहे हैं उन सबके पास एक मैसेज पहुंचे कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज पे डिपेंड हो जाए। पेरेंट्स और फैमिली और जितने भी सपोर्टर है वो मिल करके उसके इस बर्डन को कम कर सकते हैं और इजीली उसको लाइफ लीड करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, प्रकृति जोरी जी हमारे साथ हैं। Thank you so much, Anil sir, and the whole Idea family, all the doctors for providing us this opportunity. So basically, एक बहुत ही अच्छा support system एक created है सारे newly diagnosed families के लिए, उनकी families जिन्हें बहुत सारे doubts और worries होंगी regarding type 1 diabetes, उनको एक बहुत अच्छा support system मिलता है। And also to those जो थोड़ा सा set हैं, उन्हें भी type 1 diabetes management में बहुत अच्छी learning मिलती है सारे session से। हर सेशन में कुछ ना कुछ नई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ऑल ओवर डॉक्टर्स एंड स्पीकर्स। सो इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो मेरा नाम आदित्य है एंड आई एम टाइप 1 डायबिटिक सिंस 2008। सो अभी मुझे 14 इयर्स नियरली कंप्लीट होने वाले हैं, हो चुके हैं इंडीड। सो बेसिकली जैसा अनिल सर ने कहा कि डायबिटीज से कुछ भी चीज आपकी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स एंड डॉक्टर अंजू विरमानी, जिनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रही है, उन्होंने हमेशा किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा। ऑल द एक्टिविटीज, पिकनिक्स एंड स्पेशली गोइंग टू IIT कानपुर। आई एम करेंटली डूइंग माय बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर एंड मैनेजिंग माय टाइप 1 डायबिटीज अलोन देयर।
सो इट वाज अ बिग स्टेप. सो बेसिकली कोई भी चीज टाइप 1 डायबिटीज में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप टाइप 1 डायबिटीज से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपकी डाइट हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपका लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, उन चीज का आप हमेशा ध्यान रखें. सो currently I am managing my type 1 diabetes well at IIT Kanpur, and it was possible because of all the learnings that I got from my parents, all the support from my parents, my grandparents, and especially the whole community and Dr. Anju Virmani, जिनकी guidance, support, all the sessions, उनकी जो knowledge मेरे साथ रही है, उसकी वजह से मेरा management IIT कानपुर में अच्छा चल रहा है. And मैं एक चीज वहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. सो बेसिकली हमारे IIT कानपुर में जब मैंने ज्वाइन किया, तो हमें स्टूडेंट गाइड्स अपॉइंट होते हैं. वो बेसिकली हमारी ऑनबोर्डिंग में हेल्प करते हैं वहाँ पे हॉस्टल्स में. सो मेरे टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड जो भी मेरी नीड्स थी, उन सबका उन्होंने काफी ध्यान दिया. एंड जब मेरे जूनियर्स आए तो मैंने भी अपना स्टूडेंट गाइड बनने के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई गॉट फॉर मेंटरिंग turned out to be a type 1 diabetic. So वो भी type 1 diabetic थे. And जब उनके पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि he was also worried that वो first time hostel में आ रहे हैं, तो उनकी भी बहुत सारी वरीज थी. बट जब मैंने बताया कि I am also a type 1 diabetic and I am managing here since the last 1 year, so he was very relieved. and मुझे काफी अच्छा लगा उसकी हेल्प करके, सारी चीजों से शेयर करके, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि कैंपस में कैसे आप अपनी ब्लड शुगर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. So it feels great to be a part of community and help each other in growing together. हाँ, वेरी नाइस. आपने देखा कि किस तरीके से आपकी सपोर्ट से दूसरे को कितना रिलीफ मिल गया. तो यही है कि हमारी किसी तरीके की एक एक करके, क्योंकि पहले जब भी कोई डॉक्टर के बच्चा जाता है तो वो फील करता है कि यार मैं अकेले ही क्यों हूँ. लेकिन जैसे वो दूसरे बच्चे को देखते हैं और वो देखते हैं कि कितना अच्छा है, तो वो खुद ही ऑब्वियसली उसके कई पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, डाउट हो जाते हैं. अभी जैसे हर्षित है, हर्षित जो है अभी 10th उन्होंने करा है. हाँ हर्षित. Hello, Hello. hi, I am Harshit. I have recently passed 10th. I got 94%. वाह. और तो क्या मुझे तुमने भी- मतलब पहले तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दे ही दो अच्छी तरीके से, सभी जानना चाहते हैं हर्षित को. मुझे भी 2008 से डायबिटीज है, और मैं 1 ईयर का था तब, तो मुझे कुछ खास तो याद नहीं उस समय का. तो मोस्टली पेरेंट्स ही उस समय मैनेज करते थे सब. बट अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं खुद मैनेज करता हूँ. स्कूल में भी मैं इंसुलिन अपनी लेके जाता हूँ, और उस हिसाब से लगाता हूँ. मैं वहाँ पे कभी वॉशरूम में लगा ली, तो उस हिसाब से मैं अपनी खुद मैनेज करता हूँ. जैसे भैया बता रहे थे, हमारे भी स्कूल में मेडिकल रूम है, तो उसमें और बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटिक है. तो उनके पेरेंट्स को कॉल आते रहते हैं. बच्चे बहुत परेशानी में होते हैं. टीचर्स भी वहाँ के बहुत परेशानी में होते हैं कि अब क्या करें. तो मुझे बुलाते हैं वो, कि उनसे मैं बात करूं, कुछ हेल्प कर पाऊं उनकी. तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है. जो पेरेंट्स काफी रिलीव्ड हो जाते हैं कि उनको स्कूल में सपोर्ट मिलेगा. और मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड स्पेशली डॉक्टर अंजू वर्मानी. काफी हेल्प किया उन्होंने मैनेज करने में. से काफी नॉलेज है उनकी जो भी साथ में है हमारे. और जैसे और कभी हमने कॉम्प्रोमाइज किसी चीज में नहीं किया. जैसे कभी मुझे बाहर खाना होता है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं खा सकता हूँ, बट कंट्रोल पोर्शन में खाना होता है, और उस हिसाब से हम लगाते हैं. और रेगुलर चेकिंग होती है अगर कभी बाहर खाया है, और करेक्शन डोज लगा लेते हैं अगर एकदम स्पाइक कर रही हो. तो उन चीजों का ध्यान रखना होता है, पर किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं होती है. अब मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, कभी मॉल गए, कभी बाहर गए, स्कूल के साथ पिकनिक्स पे जाता हूँ, तो अपनी इंसुलिन लेके जाता हूँ और ब्लड शुगर चेक करके उस हिसाब से लगा लेता हूँ. तो काफी अच्छा कंट्रोल है. तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल को बताया हुआ है कि आपको डायबिटीज है? यस, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को बताया हुआ है, उन्हें पता है. और ये आई थिंक बताना ही चाहिए. मतलब कई बच्चे बताते नहीं है, डर होता है कि ये बताए ना बताए. बता के फायदा क्या है? उससे क्या होता है कि आपके आसपास लोगों को पता होता है. तो कभी अगर ब्लड शुगर एकदम लो हो गई आपकी, तो आपके दोस्तों को पता रहता है, तो आपकी हेल्प कर सकते हैं. आपको मेडिकल रूम ले गए, या कुछ ग्लूकोज का सोर्स है आपके पास, वो आपको दे दिया. तो दोस्तों को पता होता है तो काफी हेल्प होती है. उससे मतलब एक सिक्योरिटी रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों को पता है, वो हेल्प कर देंगे. मीन्स जब हम इसके साथ जी रहे हैं, लाइफ लीड कर रहे हैं, तो हमें छुपा के कोई फायदा नहीं है, बल्कि हाँ, बता करके ज्यादा बेनिफिट है.
इससे हमें किसी ना किसी प्रकार का सपोर्ट ही मिल जाता है ऐसे सिचुएशन में। जैसे आपने बताया कि आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी इंजॉय करते हो, हाँ, तो इससे Yes. पड़ता है आपकी डायबिटीज पर, उसको कैसे मतलब करेक्शन डोज लगा करके अच्छा मैनेज कर लेते हो आप? जब बेसिकली ऐसा है कि जब हम एक एक जनरल लेवल पे तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना ही चाहिए, एक हेल्दी डाइट हम फॉलो करते हैं, बट इन सम ऑफ दोज डेज जब हमें कुछ चीट मील खाने हैं या हम कहीं किसी के साथ पार्टी में गए, कुछ पिकनिक है या एनीथिंग, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम पोर्शन कंट्रोल ध्यान में रखें कि बेसिकली हाँ एक टेस्टी खाना है, हमें खाना है, बट हम इतना ही पोर्शन खाएंगे, इतना ही खाएंगे, इट इज सफिशिएंट इनफ, काफी हमें टेस्ट भी मिल गया है, उससे ये रहता है कि हमारा स्पाइक ज्यादा नहीं आते बिकॉज हमने पोर्शन कंट्रोल किया है। एंड अगर कभी कहीं कुछ खाया है तो हमें फिर मल्टीपल बार मतलब रीडिंग्स का ध्यान रखना होता है कि वो कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग कभी करेक्शन डोज की अगर जरूरत हो तो एडमिनिस्टर कर लेते हैं। सो बेसिकली हाँ, इससे किसी भी चीज में कुछ लेफ्ट आउट नहीं होता, बट स्टिल हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कैसे उसको मैनेज करें। वेरी नाइस। बेसिकली हमें शुगर कंटिन्यू चेक करते रहना चाहिए अपना, ये हमें फ्रीडम होनी चाहिए और इसका यूज करने का तरीका आना चाहिए। प्लस इंसुलिन हमें किस तरीके से कब लगानी है ये हमें मालूम होना चाहिए। बेसिकली एजुकेशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें फ्रीडम एक प्रकार से प्रोवाइड करता है। वेरी नाइस। तो अच्छा, आपने जैसे बताया कि 2008 में डायग्नोज हुआ था, तो 2008 में तो आपकी एज काफी कम थी, हाँ हाँ, आई थिंक दोनों की। आदित्य, आप कितने साल के थे? मैं 4.5 साल का था, तो उस टाइम पे तो मतलब कुछ खास मुझे याद नहीं है। इट मस्ट हैव बीन अ ट्रेमेंडस वर्क फॉर माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ओनली, सब मैनेजमेंट तब उन्हीं का था। बट इवन मतलब पता ही नहीं था कि डायबिटीज भी है क्या, क्या हाँ नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ हर्षित, आप तो और छोटे थे, मैं तो बहुत छोटा था, आपको तो 1 पता ईयर ही का था। नहीं है ना। पर एक लेवल तक आपको लेके आए, एक तरीके से हाँ आपके वो गुरु जो आपके माँ बाप के रूप में आपको मिले, जिन्होंने उस चीज को उस वक्त सीखा, है ना। हाँ तो एग्जैक्टली। कितना अच्छा रोल रहा उनका आपकी लाइफ में, कि आपको ऐसे वक्त तक वो, जब तक आप समझदार नहीं हो गए, 10 साल के नहीं हो गए, 12 साल के नहीं हो गए, कि अपनी डायबिटीज से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सको। उसके बाद भी सब कुछ उन्हीं से सीखा है, सबसे ज्यादा सब इम्पोर्टेंट रोल कुछ उन्हीं का ही सारी चीजें, तो कितनी मेहनत, मतलब आपको लगता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज्यादा। यस डेफिनेटली। अगर उनका, कई डॉक्टर बार बिरवानी का पर सबसे। हमारे जो इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, उस हाँ हाँ सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको? आगे बढ़ना चाहिए कि जैसे हमने एक किस्सा देखा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 75 ईयर्स की उम्र में 10th पास करी, तो एक्चुअली अच्छा, उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो और पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एजुकेशन कहीं ना कहीं कमी रह ही सकती है। एजुकेशन भी इसमें काफी हेल्प करता है, और उसमें भी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जो हमारा सारा कम्युनिटी है, वाईडीएफ फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केसेस में, क्योंकि जब कोई न्यूली डायग्नोज होता है, उन्हें डायबिटीज की कोई भी एजुकेशन नहीं होती, एंड जैसा आपने बताया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वो काफी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें योगा मालूम है? योगा करते हो कभी? योगा हाँ, समझ कुछ? कैंपस मतलब आई ट्राई, मतलब मैं ब्रीथिंग से रिलेटेड योगा वगैरह ये चीजें काफी ट्राई अगर करता हूँ। योगा की डेफिनेशन बोले तो क्या है? बेसिकली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो मेरे लिए योगा इज समथिंग जो हमारे इंडियन एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, जो कि बेसिकली पूरी बॉडी को आपके एक हेल्थ प्रोवाइड करता है। पूरी बॉडी मीन्स ऑल द फिजिकल बॉडी एंड द मेंटल बॉडी, सो आपके जो देखो, सारे एस्पेक्ट्स हैं body अब मैं बताता हूँ। जैसे यम और नियम बताते हैं, तो योगा के लीड टू डिसिप्लिनरी लाइफ, के। हाँ इट्स योगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए, डिसिप्लिन को लेके जाए, जब हमें पता लगता है टाइप 1 है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को पता लगता है, बड़े होते हैं तो खुद को पता लगता है, और उसी दिन से हमारा एक्चुअली योग स्टार्ट हो जाता है, लाइफ को प्रॉपर डिसिप्लिन में रखना। और जितनी लाइफ और डेली रूटीन डिसिप्लिन में रहेगा, उतना ही हमारा ब्रेन भी तरक्की करता है, बॉडी का फिजिकल लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि हम ब्रेन के लिए तो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जो उसमें आसन बताए वो हमें जरूर करने चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप बचपन से ही योगा कर रहे हैं, 4 साल की उम्र से, हर्षित 2 साल की उम्र से। थैंक यू हर्षित। और अब मिलना चाहेंगे आपके उन गुरु के रूप में जो आपको आपके पेरेंट्स मिले हैं, जिन्होंने आपको उस उम्र में संभाला। ठीक हाँ है ना, प्रगति जी से और अनुपम जी से। तो अभी है। सबको मेरा हम सबका नमस्कार। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वाईडीएफ फैमिली कि हमको यहाँ आज ही सम्मान दिया। और
मैं तो एक्चुअली 2008 से ही शुरू करना चाहूंगी, जब बच्चों को डायग्नोज हुआ था। तो जैसा कि सबके साथ होता है, उस समय तो लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो बस आदित्य को डायग्नोज हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो धीरे धीरे जब स्थिति बेटर हुई, कुछ समझ में आया, मतलब एक्चुअली जुबिलियन डायबिटीज सुना ही नहीं था, और मैंने तो इवन टाइप 2 की भी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि किसी बड़े को भी नहीं देखी थी मैंने। तो बट पता चला, डॉक्टर ने बोला कि अब लाइफ ऐसे इंसुलिन लेना है। तो ठीक है, धीरे धीरे जब वहाँ स्थिति सुधरी तो हमने सोचा कि अब क्या करना है, किसको कंसल्ट करना चाहिए। तो बच्चों के पेडिट्रिशियन थे, उनसे बात करी तो उन्होंने डॉक्टर अंजू विमानी मैम का नाम बोला, और 2-3 लोग और लोगों ने भी बोला। तो हाँ, हमने मैम को फोन करा और मैम ने बोला कि ठीक है, आप डिस्चार्ज लो, आप मुझसे आके मिलो। और हम लोग तब बसंत कुंज क्लिनिक में मैम बैठते थे, तो मतलब हम उनके पास गए, और वो दिन था और आज का दिन है, मतलब मेरे लिए वो टर्निंग डे था। तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मैं स्पेशल थैंक्स है मैम को, क्योंकि हमें एक्चुअली वहां जाके जो एनवायरनमेंट मिला, जो उस दिन मैम ने काउंसलिंग करी, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को ट्रीट करा, वो उससे ये लगा कि मतलब हम सही जगह पहुंच गए हैं। और आई थिंक उसके बाद जो भी फर्दर मीटिंग्स हुई, वो हमारा जो विश्वास था वो बढ़ता चला गया। और मेरा मतलब उस दिन से 2 ही मैं मंत्र कहती हूँ, 2 ही मंत्र मैंने फॉलो करे। पहला था कि मैंने ब्लाइंडली डॉक्टर विरमानी को फॉलो किया, जो भी उनकी टीचिंग्स, जो गाइडेंस उन्होंने मुझे दी, जो सिखाया डे फर्स्ट से। और दूसरा था कि मैंने उस दिन के बाद ये सोचा कि मैं प्रेजेंट में जीऊंगी ना। मैंने पास्ट का सोचना छोड़ दिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुई मेरे बच्चों को, क्या रीजन था, क्या हमने गलत किया, नथिंग। और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचा कि जनरली थोड़े थोड़े टाइम पे लोगों के भी क्वेश्चंस आते रहते थे कि अब कैसे होगा, स्कूल में कैसे मैनेज होगी, इतने छोटे बच्चे हैं, क्या शादी होगी, क्या नहीं, नथिंग। मैं ये सोचा कि आज का दिन मेरा शुरू हुआ है, आज इस पूरे दिन में मेरा एम है कि मैं इनके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना है, मुझे एक इनको अच्छी हेल्दी डाइट देनी है, और मुझे इन्हें पार्क ले जाना है, या आगे चल के स्पोर्ट्स एकेडमी, इन्होंने स्पोर्ट्स किया तो वहां ले जाना। बस यही मेरे दिमाग में लगा था। उस समय सीजीएम्स नहीं थे, तो रात को मैं एक बार डायरी चेक करती थी, और अगर शुगर लेवल्स अच्छे हैं तो खुद को शाबाशी देती थी, नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेट होती थी। और वो दोनों चीजें मेरी जो है वो आज तक चल रही हैं, और शायद हम उसी की वजह से जो है बच्चों का ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बेटर कंट्रोल पा पाए हैं। और मतलब इन दोनों चीजों को जो डॉक्टर विरमानी ने हमें सिखाया, उसको एक्चुअली मैंने 5 चीजों में कैटेगराइज करा, उसको फॉलो करा। और इसमें मेरा फैमिली का बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला। मतलब वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसने मुझे स्ट्रेंथ दी, मेरे हस्बैंड का, इवन बच्चे छोटे थे तभी मैं कहूंगी बच्चों का, और मम्मी डैडी साथ में बैठे हैं मेरे इन-लॉज का। मुझे आज भी याद है, हमारे घर में मीठा सबको बहुत पसंद है, मतलब आज भी पसंद है। तो जब बच्चों को डायग्नोज हुआ था तो मम्मी डैडी ने बोला था कि हम वही खाएंगे जो बच्चे खाएंगे, घर में वही आएगा जो बच्चे खाएंगे। तो इन सब चीजों से इतना ज्यादा स्ट्रेंथ मिला, ये लगा कि हम अच्छे से सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इवन ताइक्वांडो भी क्योंकि हर्षित बहुत छोटा था उस समय, और क्योंकि विमानी मैम ने बताया था एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमने इसके डायग्नोज के कुछ ही मंथ में इसको ताइक्वांडो एकेडमी ज्वाइन करा दी थी, और उसी की वजह से 2012 में इसने ब्लैक बेल्ट भी अचीव कर ली। तो मम्मी डैडी ही इसको लेके जाते थे, ये छोटा सा था, स्कूल से आता था 4 बजे, इसको लेके जाते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, सो भी जाता था, इसको वहां उठाते थे, वहां रुकते थे, लेके आते थे। तो एक पूरी फैमिली का सपोर्ट, मैम का सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट रहा, और शायद हम आज यहाँ पर हैं, आपने भी बुलाया है। नहीं थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपको इसीलिए बुलाया है और आज आपका आना जरूरी ही था, क्योंकि आई थिंक ईश्वर ने आपको, आपके बच्चे को डायबिटीज नहीं दी, आपको एक तरीके से एग्जाम्पल बना करके भेजा है कि देखो, अगर सब कुछ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो हम किसी चीज से कितना अच्छा आगे लड़ करके आगे निकल सकते हैं।
आपने जैसे हर्षित ने कहा कि कंट्रोल डाइट मीन्स उसने बताया कि खाने में सिर्फ स्वाद ही होता है, वो स्वाद हम थोड़े से वक्त के लिए ले सकते हैं, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उस चीज को एंजॉय भी कर लेंगे। और उस स्वाद की वजह से अगर उसको हम अपने पेट में भर लें, पेट को एक डस्टबिन बना ले, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। और जब हर्षित और आदित्य को ये आई थिंक डायबिटीज हुई 2008 में, और आपके पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि हम भी मीठा कंट्रोल कर लेंगे, तो मुझे लगता है उन्होंने आपके भविष्य की आने वाली सारी बीमारियां खत्म कर दी। अब आपको भविष्य में ऐसे किसी चीज से नहीं लड़ना पड़ेगा। दूसरा कि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मदर की जो बच्चा जब मतलब उनके घर में जन्म लेता है, तभी वो अपनी एक ड्यूटी बना लेती है कि आज का दिन मैंने इसको खाने में अच्छा मैनेज करना है। मतलब पर डे हर दिन खाने के लिए वो सोचती है। ठीक है, अब डायबिटीज हो गई तो एक चीज और ऐड हो गई। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट किया, वो जो फैसिलिटी देना चाहते थे बच्चों को, वो सारी फैसिलिटी आपने दी, क्योंकि पापा का सपोर्ट है, दादा दादी का सपोर्ट है, वो चीजें नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल है आपकी फैमिली। आज आपका मैसेज 400 बच्चे नहीं बल्कि 4 लाख बच्चे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे कि कितना रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स का। मैं आना चाहूंगा पापा के पास, हर्षित के, अदिति के पास, कि आपको तो ऑब्वियसली सर सहारा मम्मी का मिला ही मिला है, पर मैं जानता हूँ कि आपने भी काफी फील किया होगा उस समय, और आज भी एक अच्छा प्राउड फील करते हैं जब बच्चे अच्छी स्कोरिंग लेके आ रहे हैं, अच्छे मेडल्स लेके आ रहे हैं, और एक नाम ऑब्वियसली रोशन कर रहे हैं आपका। आप अपने विचार रखिए सर। थैंक यू अनिल जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को जिन्होंने अपने अपने एग्जाम पास किए हैं, और डेफिनेटली हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जितने सालों में जो हमारी लर्निंग है, उसको मैंने ऐसा लिया है कि हमको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और बच्चों को ये रियलाइज कराना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस टाइप 1, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी उनका लाइफ में प्लान है, जो भी लाइफ में कैरियर है, जो भी वो करना चाहते हैं, वो अपने इसके साथ कर सकते हैं। हमारा रोल सिर्फ ये आता है कि हम उसको कैसे उसको हेल्प करें कि ठीक है, आपको डायबिटीज है, आपको इंसुलिन लगानी है, खाना कंट्रोल करना है, उसके साथ आप बाकी सारी चीजें कैसे कर सकते हो। और अगर आप देखें, हम जितनी बार भी मिलते हैं, हम फिजिकली मिलते हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, कि डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, हमेशा ज्यादा डिस्कशन इस बात पे होता है कि हाउ वी कैन मेक अवर लाइफ नॉर्मल। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, और बच्चों को यही हमने सिखाना है कि जो आप करना चाहते हो करो, और हम आपके साथ बस इसलिए है कि आपको हम सपोर्ट पीछे से दें। और इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को हम शुरू से इंडिपेंडेंट बनाएं। मतलब हमें डॉक्टर मानी ने बहुत पहले कहना शुरू किया कि आप स्कूल में इंसुलिन दो, इंसुलिन दो। मेरे ख्याल से हम 3 महीने, 6 महीने, शायद साल भर भी टाल दिया होगा, लेकिन मैडम फिर भी कहती थी अच्छा आपने देना शुरू किया कि नहीं किया देना। फिर मैंने कहा ठीक है हम देना शुरू करते हैं। इट टेक्स टाइम, बट ये स्टेप सही समय पे सबके साथ आना चाहिए। हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और ये देखा जाए तो ये शायद सब चीज पेरेंट्स को तब भी करनी चाहिए जब बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। उनको भी ठीक है, बच्चों को वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन, सही डिसीजन ले सके। और घर का एनवायरनमेंट हर बच्चा देखता है, बताने की जरूरत नहीं रहती। तो घर के अकॉर्डिंग वो रहना सीखता है और आगे बढ़ना सीखता है। टाइप 1 डायबिटीज में बल्कि ये एडवांटेज है कि हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ और थोड़ा सा एफर्ट लगाना पहले ही आ जाता है बच्चों को। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है बच्चों को कि हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है रोज एक काम करना है या कुछ घंटों में काम करना है, एफर्ट लगाना है। क्योंकि कोई भी सक्सेस में एफर्ट तो चाहिए ही। और थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी कॉन्स्टेंटली अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली हर बच्चा सक्सेसफुल होगा। मेरा मैसेज बस यही है कि पॉजिटिव अप्रोच लेके सारे पेरेंट्स चलें। चैलेंजेस आते हैं और इसीलिए ये सब कम्युनिटी है, सब ये मीटिंग्स हैं। आप देखें दूसरे पेरेंट्स के पास भी वही क्वेश्चंस है जो आपके पास है। किसी ने उसको कैसे रिजॉल्व किया, किसी ने कैसे रिजॉल्व किया। बहुत अच्छी टीचिंग हमें मिलती है। जब आदि का वहाँ हुआ कानपुर में एडमिशन आईआईटी में, तो हमें भी ये हुआ कि ठीक है देखें तो हर्ष जी ने हमें एक उनका अंगद है जो आईआईटी से ही पढ़े हुए हैं, उनसे हमने बात करी। उन्होंने बताया कि देखिए आप आईआईटी में ये सब कर सकते हैं, और आप वहाँ पे हेल्थ सेंटर है, वो काफी बड़ा सेंटर होता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। तो हमने वहां जाके भी यही देखा। और ये तो हमारी कम्युनिटी है। जब मैं वहां पे भी कॉलेज में भी हेल्थ सेंटर में गया और मैंने वहाँ डॉक्टर से बात करी कि उनको टाइप 1 दिया, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग।
कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी कईयों को है और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। देवर मोर कंसर्न के बच्चे मतलब पढ़ाई में ज्यादा या अपनी अच्छे एक्टिविटीज में ध्यान लगाएं। कॉलेज में जाके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा टाइप 1 डायबिटीज नो इशू, ये तो एक नॉर्मल चीज है और इसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। तो यही मेरा है कि हम सब पेरेंट्स लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें और बच्चों को पूरा मौका दें आगे बढ़ने। तो अनुपम जी, आपने तो वाकई बताया कि पेरेंट्स का वाकई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कई बच्चे जो सुन रहे हैं जो है, उनमें दादा दादी का भी कई हमने देखा है। दादा दादी को मैं एक नेगेटिव क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बच्चों में देखा गया है कि दादा दादी उनकी मम्मी पापा को बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाने देते। जब टाइप 1 होती है ना, दादा दादी रोक देती हैं। फिर जब आपको भी ऐसे ही लगा था कि मम्मी जी क्या कर रही हैं, प्रगति जी क्या कर रहे हैं, अनुपम जी क्या कर रहे हैं, इतनी सी उम्र में बच्चों को क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा फील हुआ था आपको? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। एज ए ह्यूमन बीइंग तो लगता है कि अच्छा नहीं लगता बच्चों को, लेकिन ये उनके लिए मस्ट था। तो जो मेरी ये डॉटर इन लॉ कर रही थी, बेटे ये लोग ठीक ही कर रहे थे, उनके बेनिफिट के लिए ही कर रहे थे कि वो अच्छा प्रोग्रेस करें आगे। मैं दादा तो दादी से यही चाहूंगा कि ऐसा एक नहीं अच्छा सा, है हाँ, एक अच्छा सा मैसेज दें उन सभी दादा दादी को जिनके बच्चों के दादा दादी हैं और उनको कहीं से डाउट है कि नहीं बच्चों को क्या लग रहा है। एक पॉजिटिव मैसेज आपका वेट कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? दूसरे बच्चों के दादा दादियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं तो दूसरे बच्चों के दादा दादी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करें। हाँ जी, दादाजी आप भी सोच रहे हैं? नमस्कार जी, आप भी बताइए। दादाजी अब सुन रहे हैं तो आपके बच्चों काफी के? एज हो गई है, इसलिए पुरानी बातें इतनी ज्यादा याद नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमें स्कूल वालों से बहुत सपोर्ट मिला। इनिशियली जो पोजीशन थी वो वी ऑल वर वेरी मच डिप्रेस्ड। तो वो डॉक्टर हमें राइट डॉक्टर मिल गए जो जिनका के तारीफ करना जो है, मतलब वो हम किसी किसी प्रकार से उनको इतने ज्यादा ऑब्लाइज हैं उनसे, इतना उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया। मैं पहले 2-3 में साथ जब मैं गया तो मैंने उनसे कई बार डॉक्टर से पूछा इनकी बच्चों की लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो उन्होंने इस तरीके से हमको समझा दिया जैसे ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ए नॉर्मल थिंग। इट इज मैटर जो है, जो लिविंग पैटर्न जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चिल्ड्रंस आर नॉर्मल, दे विल लिव लाइक एनीबॉडी एल्स। तो इससे हमको इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं सिर्फ ध्यान ही रखता हूँ ये बात कि भाई कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं कोई चीज मुझे नजर आती है कमी तो मैं इमीडिएटली इन लोगों को काउंट करता हूँ। आगे ये लोग सोचते हैं कि भाई सही है या गलत है, सही होता है तो वो करते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों को जो है ना किस तरीके से उनको पालना है कि दे शुड नो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। जब तक बच्चे अपने आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, वो उनको मैनेज करना पड़ेगा, ओनली देन वो नॉर्मल हो पाएंगे। बिल्कुल सर। अगर बच्चे अपने आप समझते हैं कि टाइम हो गया है खाना खाने आए, भाग के आए एकदम खाने लग गए, नहीं, उनको ध्यान होता है नहीं पहले मुझे अपना मेडिसिन लेनी है, अपना नापना है। तो बच्चों को ये चीज उनको ये आना चाहिए समझ में, तभी सब कुछ नॉर्मल रह सकता है। जब तक बच्चे नहीं समझ पाते तभी तक हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बड़ा वाला तो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, छोटा भी है और काफी ठीक लाइन पे चल रहा है। जहाँ कहीं ये लोग डिफरेंट होते हैं तो हम बस ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और कुछ कर तो अब सकते नहीं क्योंकि हमारी एज के हिसाब से देखिए, आपका वो बहुत पूरा अच्छा सपोर्ट देते हैं। जितने भी बच्चे पेरेंट्स हमारी मीटिंग के माध्यम और से एक चीज आपको और मैं सुन कहना रहे चाह हैं। रहा था हाँ जी, हाँ कि जी। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि जैसे कि ये गवर्नमेंट ने जो पुराने ब्रिटिश लॉज वगैरह चल रहे थे कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर्विसेज में ये अभी तक मेडिकल पर्पस मेडिकल की वजह से इन लोगों को अलाउड नहीं है। वो बहुत गलत चीज है, पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि इनसे ज्यादा लोग डिसेबल्ड लोग जो है उनको प्रेफरेंस वगैरह मिलते हैं। इन लोगों को ना तो नॉर्मल प्रेफरेंस मिलता है ना वैसे कोई पोजीशन होती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं ये समझ में नहीं आता है।
बिल्कुल, इसके लिए हम सब मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, हम अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब हमारी यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी ना, तब हम दिखाई देंगे उनको और हमारे वर्ड्स उन तक पहुंचेंगे और शायद वो तब कुछ करें। पर आज आपने सभी को जो अच्छा मैसेज पहुंचाया, मैं सभी दादा दादी से यही कहूंगा कि देखो, दादा दादी अपने पोतों का जो ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही रखें, उनका केयर करें और ये विश्वास रखें जो उनके बच्चे, जो बच्चों के मम्मी पापा हैं, वो उनकी केयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको हर वक्त हर पल एक सपोर्ट की जरूरत है, और जहाँ बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ चीजें बड़ी अच्छी से चलती हैं। और मम्मी पापा, अनुपम जी के लिए और प्रगति जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हम डायबिटीज एजुकेटर हैं, हमें जरूरत पड़ती है आपके जैसे पेरेंट्स की, ताकि जो बातों को सुने और करें। इससे हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ आती है, इवन डॉक्टर्स भी स्ट्रेंथ ही होते हैं। उनको लगता है कि ये इस डायरेक्शन में चल के एक बच्चा कितना अच्छा बन सकता है, तो वही मेथड फिर वो बाकी पेरेंट्स के साथ अपनाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू हर्षित, थैंक यू आदित्य। आपके नक्शे थैंक यू कदम सर। बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर में बहुत आगे बढ़े और फिर से थैंक यू आपको सो मच मिलेंगे। अनिल सर। ठीक है, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे हैं सुन रहे हैं, एक बार जोर से क्लैपिंग करिए। मैं गैलरी ओपन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू आदित्य। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल द आइडिया। थैंक्स सर, थैंक्स। डॉक्टर बीना बंसल मैम हमारे साथ हैं, तो आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा है मैम का, और थैंक यू मैम, आप आए, आपने पेरेंट्स को सुना, और आज हमारे साथ मैम उसी टॉपिक से थोड़े से रिलेटेड है कि जो हम कई बार कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं और समझ नहीं पाते डायबिटीज को कैसे मैनेज करें। जो हमारा सेकंड पार्ट है, कई शॉर्ट आउट लास्ट में हो गए थे, लेकिन ये कमियां कहीं ना कहीं रही जाती हैं। आज उसकी पूर्ति के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीना बंसल जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रकाश। एक्चुअली मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, जैसे पेरेंट्स से आप मतलब आपने इतने पहले भी जब भी मैं सुनती हूँ दूसरे बच्चों की कहानियां, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो एक्चुअली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और मेकिंग मी लिसन टू दी स्टोरीज। तो जैसा वेद प्रकाश जी ने कहा, मुझे बहुत सीखने को मिलता है। हम डॉक्टर्स या जो हमारी टीम है, जब ऐसी स्टोरीज सुनती है, इनसे हमें बहुत सारी इंस्पायरिंग चीजें मिलती हैं, और हम चाहेंगे कि सारे टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे इसी डायरेक्शन में चलें। और ऑफ कोर्स योग ध्यान इस डायरेक्शन में बहुत सारे काम कर रहा है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज का, मैं एक बेसिक कंटेक्स्ट रखना चाहूंगी कि टाइप 1 डायबिटीज में जो कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, जब नया किसी को डायग्नोसिस होती है, तब उस समय अगर वो बच्चा छोटा है तो उसके पेरेंट्स के दिमाग में क्या क्या कभी कभी गलत उसके बारे में धारणाएं होती हैं, या बच्चा जब बड़ा होता है तो पेशेंट के खुद के दिमाग में क्या धारणाएं हो सकती हैं, या आपके आजू बाजू के लोगों में। तो 3 तरह से ये धारणाएं आपकी एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके 3 मेन रीजन है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज अपने आप में एक डिफिकल्ट बीमारी है, मतलब वॉट एवर सेड एंड डन, जिस तरह से इन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जब शुरू में डायबिटीज होती है तो अगर एडल्ट है या एडोलेसेंट है, तो वो बच्चे के लिए भी एक्सेप्टेंस मुश्किल होता है। नहीं तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए शुरू में उस बीमारी को एक आइडेंटिटी का पार्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है कि 4 तरह के डायरेक्शन में लोग जा सकते हैं। उसके 4 नाम हैं, जैसे एक्सेप्टेंस है। कुछ लोग इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको लाइफ का पार्ट बना के आगे चलते रहते हैं टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करते हुए। दूसरा है एनरिचमेंट। तो जो अभी हम कहानी सुन रहे थे, वो एनरिचमेंट की, उन्होंने उस डायबिटीज से उनको और स्ट्रेंथन किया। उस बीमारी ने उनको बल्कि एक अपॉर्चुनिटी दी अपनी लाइफ को अलग तरह से देखने का, और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ ली उन्होंने। उस चैलेंज को इस तरह से एक्सेप्ट किया कि वो और इम्प्रूव हो गई उनकी लाइफ। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनरिचमेंट। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि शुरू के कुछ समय तक रिजेक्शन वाले फेज में रहते हैं। कई लोग ये बीमारी एक्सेप्ट नहीं करके इसको डिनायल मोड में रहते हैं कि हम किसी तरह से बीमारी हट जाए। तो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और जो हमें मोस्टली देखने को मिलता है, वो पहले जैसे ही डायबिटीज डायग्नोस होती है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, समझते हैं उसके बारे में, लेकिन फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हुए ढूंढते हैं कि किसी तरह से हमें इसका क्योर मिल जाए। कोई ऐसा कोई उनको बोल दे कि नहीं नहीं, आप सिर्फ ये कुछ दिन
ये दवाई खाइए या ये चूरन खाइए और आपकी बीमारी हमेशा के लिए हट जाएगी। तो वो वाला फेज कुछ लोगों में चलता है, वहां थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। तो वन ऑफ द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो लोगों के दिमाग में धारणा है डायबिटीज है क्या और वो ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, ये सुनना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जिंदगी भर की बीमारी है। इन्होंने बोला, इन्होंने पहले डॉक्टर से मिले और उनकी बातें सबसे बिल्कुल फॉलो की, तो उससे कितना फर्क पड़ गया। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स इलनेस से बहुत मेजरली इम्पैक्ट आता है। एक और परेशानी डायबिटीज के साथ ये है कि क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन है, तो कई बार आपके आजू बाजू वाले लोग और वो पर्सन भी टाइप 2 और टाइप 1 में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जो चीजें टाइप 2 के बारे में सुनने को मिल रही हैं आजकल कि आप लाइफस्टाइल मैनेज करिए तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, कई बार टाइप 1 डायबिटीज वाले उस भ्रम में आ जाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज क्योंकि कॉमन है, तो जो भी उनको बाहर कोई व्यक्ति मिलता है वो उनको उसी तरह की सलाह देता है कि ये शायद आपकी लाइफस्टाइल की बीमारी है, आपके खाने पीने के परहेज की बीमारी है। तो कुछ परेशानियां इस वजह से अराइज होती हैं क्योंकि ऑल्दो ये बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं टाइप 1 और टाइप 2, पर लोगों के दिमाग में और आपके आसपास आप एक फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं कई बार टाइप 1 को समझा नहीं पाते हैं कि ये बिल्कुल अलग परेशानी है। टाइप 2 डायबिटीज कंप्लीटली डिफरेंट बीमारी है, ऑल्दो दोनों डायबिटीज हैं, पर उनका पैथोफिजियोलॉजी, उनके मैनेजमेंट का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये मेरे हिसाब से 2 मेजर समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, मैंने बहुत ज्यादा कुछ, ओके स्क्रीन शेयरिंग मैं नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट जैसे कुछ मैं ऐसे ही आपको कोट करके बताती हूँ। एक कॉमन तकलीफ ये मतलब अर्ली स्टेजेस में खासकर बहुत हद तक लोग कोशिश करते हैं कि हम खाने से ही कैसे मैनेज कर लें। डाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज मैनेजमेंट का, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट में एक बैलेंस डाइट, एक हेल्दी डाइट जो किसी भी और व्यक्ति के लिए जरूरी है, वही प्लान करना होता है। लेकिन क्योंकि हम इंटरनेट में और गूगल में अगर 5 आप कहानियां देख रहे हो उसमें से 4 में आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मिलेट्स पे शिफ्ट हो गए या बिल्कुल लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट हो गए तो डायबिटीज गायब हो जाएगी। ये एक चीज है जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली कई बार बच्चों का खाना बहुत कम कर देते हैं कि रोटी देनी ही नहीं है, चावल देना ही नहीं है, ये उनकी ग्रोथ के लिए हैम्परिंग हो सकता है। तो डाइट के से संबंधित बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो क्योंकि हम व्हाट्सएप और इंटरनेट और गूगल से देख के उसको ले लेते हैं, वैसा उसमें फिर और प्लस वो टाइप 2 और टाइप 1 का कंफ्यूज इंफॉर्मेशन होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में नंबर 1 खाने से संबंध ये मान के चलिए कि जो भी किसी और व्यक्ति हेल्दी है वही इस व्यक्ति के लिए हेल्दी है। नहीं है कि मीठ कभी नहीं ले सकते, एक धारणा ये है कि मिठाई कभी नहीं ले सकते, चीनी छू नहीं सकते। दूसरी धारणा ये है कि इंसुलिन ले रहे हैं तो सब कुछ खा सकते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो अभी जैसा हमने सुना, उन्होंने बोला कि आप हिसाब से खाइए, सब कुछ खा सकते हैं लेकिन उसको एक हिसाब से खाना है। इंसुलिन कितना डोज है उसके हिसाब से, अभी समय है कि नहीं खाने का, तो थोड़े हद तक डिसिप्लिन भी जरूरी है। ऑल्दो कंप्लीटली सब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं एक बार योग ध्यान गई थी, तो आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन केक कटिंग करते हैं और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप वंस इन अ वाइल इंजॉय कर सकते हो चीजों का। मतलब आप बर्थडे केक खाने में एक पीस, अगर आपको पता है कि आपको कितना करेक्शन लेना है, अभी आपकी शुगर कितनी है, उसे कोई खास ऐसी बड़ी चीज नहीं है वो। तो मीठा कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं है। बाहर दूसरे लोग भी आपको अगर ऐसा बोलेंगे कि ये छूना नहीं, वो छूना नहीं, आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्लान में। आई थिंक एक धारणा ये भी रहती है, अगेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने अभी देखा, लेकिन सबसे पहला पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अब हमें अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस शायद कुछ कम कर लेनी चाहिए। शायद बहुत डिफिकल्ट वाले जॉब्स नहीं कर पाए, फीमेल्स के साथ उन्हें लगता है शायद आगे मैरिटल मैरिज में प्रॉब्लम तो नहीं होगी और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो हम उन्हें फ्यूचर के फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं कि आगे हम लाइफ में सारी चीजें, स्पोर्ट्स में शायद नहीं जा पाए बच्चे। ये सब बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो योग ध्यान फाउंडेशन आपके सामने हीरोज की स्टोरीज लाते हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इस धारणा को हटाना कि हम
कुछ भी चीज जो कोई और कर सकता है वो नहीं कर सकते। सारी तरह के जॉब्स में ऑल्दो जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ, बट इन जनरल मोस्ट जॉब्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइप 1 डायबिटीज होने का। तो आप ऑल्दो एडिशनल एडवांटेज हमें एक्चुअली देखा जाए तो एक डिसेबिलिटी वाला एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी और चैलेंजेस डेली की डेली डील करते हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी चीजें लोग करते हैं विद कंस्ट्रेंट्स। यहाँ शुगर अप डाउन हो रही है, आपको काफी बार शुगर चेक करना है, इंसुलिन लगाना है, चैलेंजेस थोड़े ज्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। तो अनिल जी, आप मुझे बताएं कैसे हम आगे प्रोसीड करें, मतलब अगर आप सवाल जवाब करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, सवालों का ही है तो सिलसिला, क्योंकि टाइप 1 मीटिंग है, टाइप 1 में हीरो हमारे टाइप 1 आ रहे हैं। आज एक लड़की और हमारे साथ है, सानिया दुग्गल, जो 12th क्लास की है और उन्होंने 95% आप गेट किए हैं उन्होंने। तो सानिया जी आप यहाँ पर है? Yes, yes. Am I audible? हाँ Hello बच्चे। everybody. Hi doctors. I हाँ, तो hope मैं you all सानिया doing को well. एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैं पहला पूछूंगा ही। कल एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई बच्चे के साथ। डॉक्टर मीना छाबड़ा जी आज हमारे पैनलिस्ट में है। डॉक्टर हाँ जी, मीना, हाँ जी। थैंक यू मैम, आप अभी, और डॉक्टर ज्योति जी भी है, वो आई थिंक थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे हमें। तो हाँ जी। मुझे मैम आपको मैं थोड़ा स्पॉटलाइट देता हूँ। डॉक्टर हाँ, एक मिनट। डॉक्टर अच्छा सानिया बच्चे, आप एक बार बोलिए कहाँ है? Yes, मैं यहाँ sir. पे डॉक्टर बीना और डॉक्टर अंजू से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अनिल, क्या मैं पूछ सकती हूँ? प्लीज, अब हमारा एक डिस्कशन अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे क्योंकि टाइप 1 की तरफ से सानिया बहुत क्यूरियोसिटी थी कि वो कई प्रकार के बच्चों को टाइप 1 हो जाती है, जो इकोनॉमिकली हेल्दी भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो उनके बिहार पे भी कई क्वेश्चंस लेके आई हुई है सानिया आज हमारे पास। और जो डॉक्टर मीना छाबड़ा जी से और बीना बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके जवाबों का भी आप दें। तो यस मैम, पहले आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे मैम। डॉक्टर अंजू ने ज्वाइन किया हुआ है? नो मैम, कंफ्यूजन नहीं है हमारे साथ। अच्छा, आज उनके बीना, डॉक्टर बीना, क्या तुम जो प्रधानमंत्री योजना के तहत इंसुलिन मिलती है उसको कभी यूज किया है? नहीं यूज किया? मैं यही पूछना चाहती थी कि वहां भी तो ये प्रश्न हर जगह पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा भी वाले जो जन औषधि केंद्र है वहां पे भी अब इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन भी मिलती है और बायोसिमिलर ग्लार्जीन भी मिलती है। तो ये पूछना चाहती थी। तो हाँ, नहीं, आई थिंक ये अच्छा सजेशन है। मैं कोशिश करें, मतलब एक बार वो प्रोसेस हमें समझ में आ जाए तो आई थिंक वो करना ठीक है, चाहिए। क्योंकि अगर वो पेन हमारे, actually- क्योंकि वहाँ पेन्स नहीं मिलते, इंसुलिन की हम्म, कॉस्ट में तो काफी फर्क है, चलेगा। और ये भी नहीं पता कि कोल्ड चेन मेंटेन्ड है कि नहीं। तो हम्म। बिना कोल्ड चेन की कितनी इम्पोर्टेंस है ये बता। सो इंसुलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन जो है वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सबसे फिर दुकान में आना, और दुकान से फिर आपके घर में, और घर का स्टोरेज, इस पूरे दौरान पे हम जो टेम्परेचर का ध्यान देते हैं उसको कोल्ड चेन मेंटेनेंस बोलते हैं। अभी हमारे पास मॉनिटरिंग का कोई बहुत तरीका नहीं है, ऑल्दो कुछ कंपनियां इस कोशिश में है कि पूरा का पूरा प्रोसेस मॉनिटर्ड हो। जहां भी ट्रांसपोर्ट हो, अगर वहां पे रियल टाइम आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकें, दैट इज द बेस्ट वे टू नो। अभी तो हम मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति ने ध्यान दिया होगा ट्रांसपोर्ट के टाइम, और जो स्टोर कर रहा है उसने ध्यान दिया होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपके फ्लक्चुएशंस कितने हो रहे हैं टेम्परेचर में, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में, ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस इंसुलिन स्टोरेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो एक चैलेंज है मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हो। ऑल्दो डिलीवरी सेंटर्स बने हैं, लेकिन दिमाग में सबसे पहला यही आता है कि वो कोल्ड चेन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी इशू जिसमें सिस्टम्स बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। योगदान फाउंडेशन के काफी बच्चे हैं मैम जो प्रधानमंत्री योजना वाली इंसुलिन यूज कर रहे हैं, रेगुलर भी, ग्लार्जिन भी। पर हमारे बच्चे और पेरेंट्स को हमने एजुकेट किया हुआ है कि जहाँ से भी ले रहे हैं वहां पे पूरा उस केमिस्ट को थोड़ा वेरीफाई करें कि उसका जो सिस्टम है कोल्ड चेन मेंटेन करने का वो प्रॉपर है या नहीं। और उनको इवन नहीं है तो उनको बताएं कि हम यहाँ से हम तभी सामान ले सकते हैं जब आप फ्रिज को 24 आवर्स के लिए मेंटेन रखें। अदरवाइज ये इंसुलिन हमारे काम की नहीं है, बल्कि नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कई है मैम जो ले रहे हैं बच्चे।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैम जो कल आया मेरे पास, एक बच्ची है हमारी कनिष्का एंड अभी शादी को 1 साल हो गया है एंड आई थिंक वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। तो कल मैम उन्होंने अपनी जो वो मिक्स डोज लेते हैं वो NPH और रेगुलर को मिक्स करके, तो रात को उन्होंने बाय मिस्टेकली डबल डोज ले ली और पूरी रात उनको थोड़ी सी मैनेज करने में डिफिकल्टीज हुई। तो ऐसा अगर बाय चांस हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? यस मैम। उनकी तो मैम दोनों बताते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। तो बीना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उन्होंने R भी डबल लगा ली और N भी ज्यादा लगा ली। तो अगर प्राय ये होता है कि आप R को N समझ के लगाते हैं या N को R, पर 2 बार लगा लिया दोनों तो काफी, जो एक डोज ज्यादा हो गई। तो अब मॉनिटरिंग ही करनी पड़ेगी उनको, और उनको कब पता चला ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो मॉनिटरिंग करेंगे और ऑफ कोर्स शुगर तो ड्रॉप करेगी क्योंकि रेगुलर ज्यादा लग चुकी है, और आधी रात को भी ड्रॉप कर सकती है क्योंकि NPH जो है वो रात को फिर 3 बजे जब वो पीक करेगी, अगर उन्होंने 9 बजे तक लगाई होगी तो 3 के बाद उनको डाउन होने की संभावना है। तो ये तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जाके चेक करते रहे, और उनको फिर अब खाना भी पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कितनी डोज लगाई है। तो अगर तो वो इंसुलिन कार्ब रेशियो कैलकुलेट करती हैं तो फिर तो हम कर सकते हैं कि अगर उन्होंने 4 यूनिट एक्स्ट्रा लगाई तो उन्हें कितना और खाना चाहिए, और वो खा पाती हैं कि नहीं, क्योंकि इतना अगर खाना संभव नहीं है तो फिर सिंपल कार्ब्स भी उनको लेने पड़ेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स भी जो दिन भर पे जो रात भर भी चले। तो दूध आई थिंक गुड ऑप्शन है। दूध जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, और मैंगो भी लिया जा सकता था। तो बीना अब आप बताओ कि कितनी कितनी देर में मॉनिटरिंग करनी है। अगर बहुत घबरा रही हैं तो आर्ली मॉनिटरिंग कर सकती हैं या 2 आर्ली कर सकती हैं, और ये डिपेंड करेगा कि कितनी एक्स्ट्रा डोज रेगुलर की गई और NPH की। और हाइपो मिडनाइट भी हो सकता है, तो उसको तो बचना ही पड़ेगा उनको उससे बार बार चेक करके। हाँ बीना। मेरा सवाल ये है कि डबल कैसे हुई, मतलब क्योंकि ये दोबारा ना रिपीट हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तो उस दिन अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग रात भर करने के अलावा, 2 जन को जाग कर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? मैम एक्चुअली उन्होंने 4 यूनिट और 8 यूनिट अपनी मिक्स करके ले ली थी उन्होंने एक बार। उसके बाद वो उन्होंने, क्योंकि 30 मिनट्स का गैप रखना होता है खाने में, तो उनकी जैसे मैंने बताया कि मैरिड है, सब कुछ है, तो थोड़े उनकी आंख लग गई थी, सो गए थे, और जैसे 10 मिनट बाद उठे उनको याद नहीं रहा कि उन्होंने लगाई, उन्होंने फिर मिक्स किया और लगा दी, और उसके बाद खाना खा लिया। ये चीजें बीना मैंने तो ऐसे मरीज देखे हैं, तो इसके लिए हाँ, एक नहीं पेन वो आया करता था कि वो पेन में था कि लास्ट डोज आपने कितने बजे ली। वो कुछ सालों तक पेन हमारे पास था, स्मार्ट पेन उसको कहते थे, ह्यूमा पेन। तो कुछ मरीजों ने वो जब बाहर से मंगाया था जर्मनी से, पर अब वो पेन तो नहीं है। तो ऐसा मैंने देखा है कि कई बार, क्योंकि बहुत बार चेक करने को हम कहते हैं, 3 या 4 बार इंसुलिन लगती है, और कुछ परिवारों में हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो माँ को भी शुगर है और बच्चे को भी, या फादर को है तो फादर लगाते हैं, तो वो उन्होंने बच्चे को 2 बार लगा दी और खुद नहीं लगाई। तो यस, क्या इसको नोट करना चाहिए गिवन या नहीं? मेरे मेरे सो आप जब मिस्टेक्स बोल रहे थे, आई थिंक मैंने ये पार्ट कवर नहीं किया, लेकिन राइट इंसुलिन, राइट टाइम, राइट डोज, आई मीन ये जो रूल्स होते हैं कि गलती ना हो, इसके लिए कैसे, क्योंकि विद टाइम शायद थोड़ी कैजुअलनेस आ जाती है जो उन्होंने, क्योंकि इयर्स की डायबिटीज है, फिर भी अगर डबल डोज हो गया तो पहला वही उनको समझाना है। अब इस बार तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि मॉनिटर करें और खाएं, नहीं तो एडमिशन भी कई बार जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि रात के टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी हाई होती है कि वो बार बार डिप करता जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं रिपीट हो, उसके लिए उनको अपने प्रोसेसेस में क्या चेंज करने हैं, कि आपने लगा लिया है तो आपको कैसे मालूम, उनको अपने आप एक मेथड, मतलब अब नेक्स्ट टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, इस गलती से हमने क्या सीखा, वही मेरे ख्याल से उनके लिए वो होगा। सो कोई भी पर्सन, हाँ जी प्लीज। मैम डॉक्टर ज्योति मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैम कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर चर्चा हो रही है। डॉक्टर बीना बंसल ने पूरा अच्छा काफी समझाया इनके बारे में। डॉक्टर मीना छाबड़ा जी ने भी क्वेश्चन रेज किया, और अभी एक क्वेश्चन को लेके चल रही है कि डबल डोज एक बच्चे ने लगा ली है बाय मिस्टेक कर ली, तो बीना बंसल मैम उसी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं हमें। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए मैम। या
तो डॉक्टर बीना उनको क्या डायरी में टिक करना चाहिए अगर वो प्री मील्स लिख रहे हैं और शुगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक वहां लिख सकते हैं टेकन। ये मिस्टेक इतनी कॉमन नहीं है, या फैमिली मेंबर कोई साथ में हो उस टाइम तो वो फिर इजी हो जाएगा, अगर बच्चा है तो साथ में। मतलब नोटिंग तो सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे हम वार्ड्स में भी नर्सेस को कहते हैं जब शुगर चेक करी तब तुरंत लिखो, जब इंसुलिन लगाई तब डोज लिखो, उसके पहले नहीं लिखो और बाद में लिखने के लिए मत वेट करो। बट आई थिंक ये इन डेली रूटीन बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल लॉग बुक मेंटेनेंस ही होता है सबके लिए। सो मालूम नहीं उस पर्सन के लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो देखना होगा उनसे डिस्कस करके। आप प्लीज मैं बताएं। पे बोलना चाहूंगी if it's can I add a point to this? Yes, go ahead. Apologies for joining late, but it's my favorite forum. So I came running and I'm here. So thank you, and very nice to see everyone again. And I really missed the talk, but I wanted to be here. So, you know, a point which comes to my mind about this mistake of a multiple injection, 2 बारी लग गया। इसमें जहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, वहां पे जब घर में एक से ज्यादा जने को इंसुलिन लग रही है, वहां आती ही आती है। और मेरी डॉटर टाइप 1 डायबिटिक है। डॉक्टर विरमानी ने बहुत जल्दी मुझे एक लेसन सिखाया था कि आपकी मदर इन लॉ को आप नहीं लगाओ, बच्चे को लगाओ, वो छोटी थी। अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा करना चाहिए। अगर ज्यादा लोगों को घर में लगाना होता है तो एक ही जना ना लगाए। ये प्रॉब्लम जब मेरे ऊपर कभी कभी आई तो मुझे यूनिट्स की ना गड़बड़ होती थी कि मदर को इतने लगने हैं, डॉटर को इतने लगने हैं। 1-2 दिन जब इमरजेंसी में मैंने टेक ओवर करा। सो जो फैमिलीज यहाँ पे हैं जिसमें 2 बच्चे अगर टाइप 1 है या एक बड़े जने को टाइप 2 पे इंसुलिन है, सोच के चलें कौन किसको लगा रहा है। फिर जो आपने कहा कि नोटबुक और डायरी, with children a whiteboard works very well। आज का चार्ट बना दो, उस पे दे लव दिस, मार्कर पेन लेके या चार्ट पेपर दीवार पे चिपका दिया, कैलेंडर चिपका दिया, उसमें गोला बना दिया कलर पेन से, तो बच्चे उससे खुद भी खुश होते हैं। तो ये हमारी सोशल वर्क एक्टिविटीज बहुत हैं कि स्टिकर लगा दो चार्ट में, ये कर दो, तो बच्चे उसको खुशी खुशी लैंटर्स लग गया। राइट, सो डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2, नोटबुक अगर हैवी लगती है, बच्चा छोटा है, तो बड़ा सा चार्ट पेपर या कैलेंडर उसके सामने दीवार पे रखा हुआ है, तो ये गलतियां नहीं होंगी। बिकॉज ये गलती की प्राइस तो देनी पड़ती है ना फिर सबको 2-3 दिन। सो वो मेरी सजेशन थी एक छोटी सी। और माइंड कंफ्यूज तो जरूर होता है अगर आप 2 जनों के साथ डील कर रहे हो या ज्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है ये। और अगर आप लगा के भी थक रहे हो ना बच्चे को, एक जना और घर में हमेशा रेडी रहना चाहिए, आपको मजबूरी में जाना भी पड़ सकता है। सो वो वाला पार्ट भी हमें ध्यान रखना है। वो इस टॉपिक में नहीं है, इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट जनरली अ सेकंड पर्सन शुड बी रेडी टू दूसरे छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए। बीना, डॉक्टर बीना, यहाँ मैं शेयर करूंगी। डॉक्टर ज्योति ऑल्सो, आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट पेशेंट। सो शी, वो जब भी उसको कोई चीज चाहिए होती है ना, कोई नई ड्रेस या कोई नया टॉय, तो वो बार बार कहती है कि मैं इंसुलिन लगा लूंगी। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल काफी एफर्ट्स करें, डॉक्टर अंजू को भी पता है पेशेंट, बिकॉज शी यूजेस इंसुलिन एज अ थ्रेट कि मैं एक्स्ट्रा लगा लूंगी, मुझे ये चाहिए। तो आई थिंक, और या मैं नहीं लगाऊंगी, मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगी अगर मुझे आपने ये नहीं दिलवाया। तो she uses insulin as a threat. So this is another problem that we face with some of our patients. How old is she? Now she's 20. ओके, So सानिया है यहाँ पे? सानिया, हाय सानिया। Yes, hello doctors. ओके, तो मैम सानिया भी बहुत वेट कर रही है। सानिया, डॉक्टर बीना बंसल हमारे साथ पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मीना छाबड़ा डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और हमारी जो साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेसर है डॉक्टर ज्योति कक्कर है। आज हमारे सामने तीनों ही है और हमारे क्वेश्चनों का बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन सामने आया हुआ है मैम, ये एक बच्चा पूछ रहा है हमारे यहाँ पर कि उसकी रोज मॉर्निंग में शुगर 250 से 350 आती है, और डॉक्टर ने उसकी रात की कोई इंसुलिन बढ़ाई नहीं, क्योंकि वो बाकी बच्चों को देखता है कि अगर मॉर्निंग की ज्यादा आ रही है तो रात की यूनिट कुछ बढ़ा लेते हैं, तो एक बच्चे, पर उनको बताया नहीं है। क्या वो अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कर सकते हैं या नहीं? नहीं। जी मैम। कोई जरूरी नहीं है कि रात की ही हो इंसुलिन, क्योंकि लॉन्ग हाँ जी। एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है सुबह। तो कौन सी इंसुलिन बढ़ानी है वो पता होना है। शुगर सुबह क्यों बढ़ रही है, कितने बजे से बढ़नी शुरू हो रही है। कई बार टाइप 1 में ये बड़ा कॉमन है कि
4 बजे तक तो कम रहती है, 4 बजे के बाद स्पाइक होती है। तो वो एक बार अर्ली मॉर्निंग करने को मतलब अगर 8 बजे चेक कर रहे हैं तो उनको घर में कोई एक दिन थोड़ा जल्दी चेक करके देख ले, पैटर्न थोड़ा सा समझ आएगा। सो बेसल रिक्वायरमेंट अर्ली मॉर्निंग बढ़ने लगती है, डॉन फिनोमिनन जो बोलते हैं हम। ग्रोथ हार्मोन की वजह हाँ, से। और क्योंकि अगर हम बेसल इंसुलिन तो दिन में एक ही बार दे रहे हैं और उसका कांस्टेंट लेवल है इंसुलिन विज इंसुलिन पंप, तो कई बार हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सवेरे देके सुबह की बेसल कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग एक शॉर्ट एक्टिंग या सुबह ब्रेकफास्ट डोज स्प्लिट करके, बहुत सारे टाइपर में इस तरह का चलता है पैटर्न कि सुबह उठते ही साथ आप एक लगा लें, क्योंकि वो नहीं तो जब तक ब्रेकफास्ट करते हैं वो बढ़ती ही जाती है, फिर वो ब्रेकफास्ट में डाउन। बट इंस्टेड हम अगर 8 यूनिट है तो 4+4, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। इनको सिर्फ मॉर्निंग शुगर देख के पैटर्न पूरा नहीं मालूम चलेगा। तो अगर सीजीएम कर सकते हैं, नहीं तो सुबह थोड़ा और जल्दी और रात सोते समय, मतलब 2-3 भी हमारे पास पॉइंट्स हो जाए तो हम बीच का फिर एक्स्ट्रापोलेट कर लें, तब फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी इंसुलिन बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है। तो उसके पहले इनको अलग अलग कौन सी इंसुलिन चल रही है, उनके पैटर्न क्या है, उनका असर कितनी देर में आ रहा है, ऐसा देखना पड़ेगा। तो 3 दिन का कंप्लीट चार्ट बनाएं, रीड करें। वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, वो ऐसे ऑफ हैंड डोज नहीं बढ़ाना है। Thank you, Sania. Mike is yours now. Sania is waiting for you. Yes, please. Yes, should I ask questions? Yeah, of I've course. not prepared much questions, but there are some. So, like for example, I am like in a lower middle class, hypothetically in family, and I don't have the amenities that I have right now. So, basically, they have a psychological barrier. Ki, like whatever resources they have, like insulin or the strips of the glucometer, they have a psychological barrier to stretch that as much as they can. Ki, matlab din mein limited bari hi, like I do not have a second thought in checking my sugar again whenever I feel something different or drowsy and something. But they have कि like अगर we are not feeling well, पर हम खाने से पहले ही check करेंगे, because they need to stretch that because they have limited resources. So how can we recommend them to overcome this barrier? ये क्वेश्चन किससे है आपका, सानिया? ये question She's asking like, all of us, so we will answer yes. one by one. Beena, take it up, Beena. That हाँ जी. of course strips, ये तो लगता ही है, Strips बच्चों are को बहुत बुरा expensive, भी no लगता है doubt. बीना. हम्म, Some children come and tell me कि हमारे फादर को बहुत ज्यादा पैसे हमारे इंसुलिन पे और हमारे स्ट्रिप्स पे खर्च करने पड़ते हैं, तो कम चेक करते हैं. तो उनको हम यही समझाते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि अगर चेक नहीं करोगे, लो हो गई, बहुत लो हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से पापा मम्मी परेशान भी होंगे, खर्चा और ज्यादा होगा. फिर कुछ योग ध्यान की तरफ से स्टिक्स हम जो देते हैं उससे भी हेल्प मिलती है. और दूसरा, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि अभी तुम 10 या 12 साल के हो, जब तुम 20 साल के होगे तो खुद अपना इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कमाना शुरू करोगे, तब तुम कर सकते हो एक्स्ट्रा खर्च. तो मोटिवेट तो करना ही है कि स्ट्रिप्स पे तो खर्चा जरूर, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो टाइप 1 का मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल है. तो आई थिंक उनको गिल्ट से निकालना है और उनको ये भी समझाना है कि आपके पेरेंट्स ज्यादा खुश रहेंगे अगर आप प्रॉपर चेक करोगे, प्रॉपर शुगर मेंटेन करोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आपका खर्चा कम होगा. तो ये उनको समझाना है कि उनको गिल्टी फील नहीं करना और उनको इनकरेज करना है कि आप पढ़ो और उसके बाद आप कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करो, आप जॉब करोगे तो फिर आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो. तब तक हम योग ध्यान से सपोर्ट कर सकते हैं उनको. पर स्टिक्स तो देते भी हैं योग ध्यान. अनिल, हम कितनी स्टिक्स देते हैं पर चाइल्ड? हम 100 तो मिनिमम देते ही हैं सब बच्चों को. प्लस इसके अलावा अगर जैसे कभी बच्चा कभी बीमार पड़ रहा है या कहीं बाहर जा रहा है और उसको ज्यादा नीड की जरूरत है, तो वो भी बच्चे फ्री होकर के ले लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन किसी चीज के लिए नहीं कि इतना लिमिटेड सोर्स है, इतना ही मिलेगा, नहीं. हमारा मेन मोटिव ही यही है कि आपकी डायबिटीज को अच्छा मेंटेन रखने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारी कोशिश है कि वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें. यस, ये सानिया, you have taken up a very important point कि जो इनइक्विटी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, और इंडिया में तो ये हमें देखने को मिलती है ना कि दिस शुड नॉट बी देयर. आइडियली वहां से शुरू करें कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि I mean, it should be their right. So access to insulin and access to glucose strips should be somehow, this has to be emphasized. मतलब इंसुलिन तो मिल जाती है, स्ट्रिप्स नहीं मिलते हैं. मुझे इसका कोई इजी तरीका नहीं समझ में आया, चाहे जितना तो हम स्ट्रिप्स देते ही हैं हर 4 गिन के, तो 120 पर मंथ, एंड वही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे आउट राइट नाउ.
even so it doesn't even depend on the income. So पूछते ही नहीं, हम income नहीं पूछते हैं, because so that this never comes to their mind कि इसमें कितना खर्चा हो रहा है. So I don't know इसका solution long term कैसे निकलेगा, लेकिन हमारे body बीना को एक साथ आके we should be emphasizing कि free glucose strips, free CGM, free insulin, type 1 diabetes का right होना ही चाहिए. बीना वी शुड गिव देम होप दैट व्हाट बच्चों को ये बहुत गिल्टी लगता है. मेरी एक पेशेंट है, आई डोंट नो इफ शी हैज जॉइन, वो इस बात से बहुत उदास रहते हैं कि अगर मेरे पर खर्चा नहीं होता तो शायद मेरे मम्मी पापा हम हॉलिडे पे जा पाते, शायद हम एयर टिकट्स ले पाते. तो उनको गिल्ट रहता है एक जो बात कर रही हैं. तो यही समझाते हैं कि अभी आप कुछ वर्ष तक वो आप पर खर्च कर रहे हैं, फिर जब आप पढ़ लिख कर समर्थ हो जाएंगी तो आप उन पर भी आप उन्हें ले जा सकती हैं हॉलिडे पे. तो यही काउंसलिंग हम करते हैं. बाकी जैसा तुमने कहा कि 120 स्ट्रिप्स तो चाहिए ही, प्री मील्स एंड बेड टाइम चेक करना ही है. तो ये तो योगध्यान भी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर किसी को परेशानी है तो मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ स्टिप्स, ऐसी कोई बात नहीं है. I can provide. देखा गया है कि डॉक्टर खुद ही बोल देते हैं ऐसे बच्चों को कि आपको सिर्फ 2 ही बार चेक करना है या एक बार. उस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि उन्होंने को तो एक तरीके से एक अप्रूवल मिल गया कि आई थिंक कि हमें जरूरत ही नहीं. डॉक्टर ने बोला कल सुबह और दोपहर ही कर लेना, परसों दोपहर और शाम की कर लेना, रात को तीसरे दिन रात की और रात शाम को कर लेना. So that should never happen. So आप वो पॉइंट आपने उठाया कि या तो उन्हें मिले, नहीं तो भी ये जैसा डॉक्टर मीना कह रहे हैं, एम्फेसिस कि मॉनिटर तो करना ही है whatever, and it is important. वो गिल्ट ना फील करे, इट इज वही उनको समझाना है कि ये आपकी गलती नहीं है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है. आई मीन दैट थॉट, इवन पेरेंट्स को ये समझाना कि आपकी गलती नहीं है कि बच्चे को हुआ है, बच्चे को समझाना कि आपकी गलती नहीं है. आई मीन दैट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. वो डॉक्टर ज्योति से मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को करना चाहूंगा मैम, कि जैसे सानिया ने बताया बच्चे ने बिल्कुल. मेरे को लगता है इसमें सबसे जरूरी है आपका लास्ट सेशन जो इसके ऊपर हुआ था ना, उसमें कंक्लूसिव कमेंट था बहुत अच्छा कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो कि इंजेक्शन कम लगा के चल जाएगी जिंदगी और कभी भी टेस्टिंग कम करके चल जाएगी. दिस इज हार्मिंग योरसेल्फ. कोई डॉक्टर भी ये ना करे. ये कहा गया था पिछले सेशन में कि हर डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला पैटर्न अगर किसी के पास कम पैसे भी हैं तो ये नहीं रेकमेंड करेंगे हम लोग. इंजेक्शन पूरे लगाने हैं, टेस्टिंग पूरी करनी. अब आ गई बात गिल्ट की. टाइप 1 डायबिटीज अकेली बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी हो पेशेंट के ऊपर गिल्ट आ सकता है. इस महीने दवाई का खर्चा ज्यादा हो गया, घर में ये बुखार ज्यादा आया, तो गिल्ट तो एक फैक्टर है खासकर बच्चों में जो हैंडल किया जा सकता है. जहां भी हम लोग सुने ना सानिया गिल्ट कह रहा है कोई बच्चा, मुझे बुरा लगता है इतना खर्चा है, सबसे पहले कोशिश करो माँ बाप और बच्चे के बीच में इस बारे में बात हो. फिर माँ बाप जब खुल के बात करेंगे ना बच्चे से कि ये गिल्ट नहीं है, ये तुम्हें अपनी अच्छी हेल्थ तो हमारे को गिफ्ट दोगे वापस. डॉक्टर मीना ने ठीक कहा, बड़े होके हम ही ये गिफ्ट वापस पाएंगे ना अगर हमारे बच्चे हेल्दी होंगे. तो ये पेरेंट्स और बच्चों का डायलॉग बहुत जरूरी है. बात करना तो सबसे बड़ी वो बात है, जहां कम्युनिकेशन बंद है ना, उन्हीं जगह पे सारी चीजें हमारे अंदर रहती है. डर, एंजाइटी, गिल्ट, ये तो सब बोलने पे ही ठीक होते हैं. तो हम हर बच्चे को एनकरेज करेंगे, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी बात आती है सबसे पहले मम्मी पापा के पास जाओ. नहीं तो योगध्यान फाउंडेशन में आपके पास इतने लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो. बोलो कि मुझे इस पे चर्चा करनी है. और आई थिंक अनिल जी हम कभी भी ओपन हो सकते हैं इस पे कि एक बच्चे को लेके बैठ सकते हैं या 6 का ग्रुप बना के बैठ सकते हैं इकट्ठे या 8 का, कि भाई चलो आज गिल्ट के ऊपर बात करते हैं. क्यों बुरा तुम लोगों को लग रहा है, क्यों लग रहा है, तुम्हारे माँ बाप से पूछो. और ये एक लाइफ की फेज है जिसका रिटर्न आप गिफ्ट दोगे ही दोगे अपने माँ बाप को बाय बीइंग हेल्दी. हेल्दी रहेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, बॉडी अच्छी रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी डायबिटीज की. ठीक है ना? ठीक है. और एक और पॉइंट का भी जहाँ मैंने छोड़ा था, बार्गेन करता है बच्चा. डॉक्टर मीना आप वाला था ना, हाँ जी हाँ जी. बार्गेनिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए कभी भी बच्चों में, शुरू से ही नहीं. रोने दो शुरू से, अगर रो लिया पहली बार कोई भी पेरेंट, जो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ बार्गेन मत करने दो. ये तो बच्चे सीख जाते हैं ना, आप शुरू से ही नहीं करने दो. मैं ये कर लूंगी अगर आप ये नहीं दोगे. वो आप बहुत छोटे उम्र से ही हैंडल कर सकते हो. बोलो बेटा कर लो जो करना है, आज मैं सामने बैठी हूँ, चलो. गंदी बात है ये. सो दैट ये राइट और रॉन्ग तो शुरू में सिखाना ही सिखाना है. और इंसुलिन को लेके तो कोई भी बच्चा इसको ना करे.
सानिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, हम सानिया का दूसरे क्वेश्चन का वेट करते हैं। ये सानिया। यस मैम, कि लाइक जो बहुत यंग बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनको डायबिटीज होती है, तो दे डू कैरी देयर पंप और इफ दे यूजिंग सेंसर्स टू देयर स्कूल, तो लाइक इफ adult is asking them what is this, then they tell them that I have diabetics, तो वो लोग समझ जाते हैं। बट उनके एज के जो बच्चे होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि ये क्या है क्या नहीं है। तो व्हेन आई वाज ऑफ दैट एज, व्हेन आई वाज इन 4th एंड आई यूज्ड टू कैरी पंप, तो इट यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि एक बार में समझाने में उनको समझ नहीं आता था कि what is diabetics and all. So it was very frustrating for me to explain them कि I have this, or I used to just ignore them. So like, what can you suggest the young children? How should they deal with their friends? And they are also very conscious कि like मेरा pump दिख रहा है या मेरा sensor दिख रहा है. So they tend to hide it to avoid that conversation. So like, what can you advise them? Like, how should they deal with their friends in this situation? डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जी। हाँ जी। जी, सबसे पहले अपनी डायबिटीज को एम्ब्रेस करो, उसको ले लो अपने दिल पे कि ये तो मेरी है, मेरे साथ है, ठीक है ना। जब वो खुद को पहचान लिया कि मैं डायबिटिक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हो बड़ी बात नहीं है। हाँ, हर जने का पर्सपेक्टिव अलग होगा, लेकिन हमें लगती है बड़ी बात। हम बच्चे हैं, हमारे को टाइप 1 है, स्कूल जाना पड़ता है, इन सब चैलेंजेस को देखना पड़ता है। इसमें पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेरेंट्स को ट्रेन करना है बच्चे को। मैं कहती हूँ जहाँ पे पता है हम लोग शीशे के आगे बच्चे को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं चलो अपने को देखो और कहो, बोलो ये बात कि मेरे को डायबिटीज है, ये मेरा पंप है, मुझे ये लगाना पड़ता है, डॉक्टर्स ने एडवाइस करी है, हाँ तो मैं ये रोज लगा के आती हूँ यार। करवा दो घर में रोल मॉडल। हम तो इसको थिएटर एक्टिविटी बनाते हैं कि खुश होके हम इसको डेमो करें। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है जहाँ पे लोग नहीं बताते, वहां सारा दिन रात सोचते हैं बच्चों ने ये कह दिया, वो क्या कहेंगे, मैं किसी को बता दूं तो क्या होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एक बारी बताओगे, दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? घर में मम्मी पापा के सामने, भाई बहन के सामने, कि मुझे ये 2 लाइनें बोलनी है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये मेरी दवाई है, ये ऐसे जाती है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसको टच नहीं करना है। राइट? सो ट्रेनिंग फॉर एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर अ चाइल्ड, और ट्रेनिंग ग्राउंड तो माँ बाप के सामने सबसे बेस्ट है। तो अगर पेरेंट्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो हाथ ऊपर करें कि हमें बताने में झिझक होती है। प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा है, बच्चों में तो आराम से बच्चे सारे बता लेंगे मुझे लगता है यहाँ पे। नहीं नहीं ज्योति, नहीं, आई हैव गर्ल्स जो पंप इसीलिए नहीं लगाती हैं कि नजर आएगा, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन है। whether it is coming from the parents or from the peer, वो हो सकता है कि फ्रेंड्स को, तो ऐसी कुछ बच्चियां हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि किसी की आईज वीक है तो वो चश्मा लगाता है, तो आई टेल देम कि आप बताओ कि आपका पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता, वीक है, तो आप इंसुलिन लेते हैं रेगुलर, और ये एक हार्मोन है। और काफी छोटी उम्र से, आई थिंक क्लास 5 में भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो 10 साल से ऊपर बच्चा तो बता सकता है कि ये हार्मोन है, इस हार्मोन की मुझे कमी है। और मैं कई बार थायराइड के एग्जांपल से भी बताती हूँ कि आप बताएं कि थायराइड भी एक हार्मोन है और उसकी भी कमी हो सकती है, हाइपोथायराइड, तो वो उसकी कमी होती है तो गोली दी जा सकती है। इस हार्मोन की गोली नहीं है इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है ज्योति। ये तो मेरे जो यंग गर्ल्स हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, उनके पेरेंट्स से, कि आप बताना नहीं चाहते, शादी तो बिना बताए आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप क्यों बताना नहीं चाहते? तो वो बोलते हैं हम बेचारे के टैग से डरते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि जो भी फिर रिलेटिव आते हैं वो एक तो उनके सामने कहते हैं अरे तुम तो कुछ खा नहीं पाओगी। तो यस, बच्चे को तो स्ट्रॉन्ग हमने बनाना ही है, पर कुछ बच्चे नहीं ओवरकम कर पाते ये चैलेंज। तो आई थिंक जैसा ज्योति आपने कहा, डॉक्टर ज्योति, कि वी नीड मोर सेशंस, वी नीड मोर काउंसलिंग फॉर देम, एंड यस, बट ऐसा नहीं है कि वी कांट ब्रश दिस अंडर द कार्पेट। हर बच्चा इतना नहीं होता कि वो कह पाए कि हाँ भाई मुझे डायबिटीज है और मैंने पंप लगा रखा है। कुछ बच्चों को ये बहुत बड़ा स्टिग्मा। जी जी बिल्कुल ठीक है कि पहले उसको ट्रेन करना है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि वो बोल पाए। और आप कह रहे हो ना एक्सेप्टेंस ऑफ पंप, वो तो बहुत मुश्किल चीज है शुरू में, तो उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इश्यू मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए कि वो जैसे क्लास 4th के बच्चों का बोल रही थी ना, तो मुझे ये लगता है कि 10 साल से कम के बच्चों का वो जो अंडरस्टैंडिंग, मैंने कई बार कोशिश की है,
मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनके दिमाग में वो पैथोफिजियोलॉजी क्या समझ रहे हैं, क्योंकि 10 इयर्स से कम के बच्चों का जो सोचने का तरीका है, व्हाई दे हैव डायबिटीज, और वो सामने वाले को जो बोलेंगे उनकी स्टोरी लाइन क्या होती है, दैट इज आई एम ऑलवेज क्यूरियस, क्योंकि 10 साल के बाद तो वो समझने लगते हैं कि पैनक्रियाज है और इंसुलिन नहीं बना रहा है, बट दे विल यूजुअली अदरवाइज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। सो बच्चों का सोचने का मेथड 10 साल से पहले और 10 साल के बाद में कुछ फर्क रहता है क्या इस बारे में? इन्फ्लुएंस्ड है, माँ बाप जैसे बोलते हैं उससे भी अफेक्टेड है। अगर मम्मा ने बोला कि किसी को दिखाना नहीं, पार्टी में जाओ किसी को बताना नहीं, तो फिर वो वाला होता है कि इसको छुपा के ही रखो, जैसे कारपेट के नीचे वाली बात है। दादा दादी भी नहीं पूछे तो कुछ नहीं बोलो, तो वो उसी तरह फियर और उसको नॉट टू टॉक मतलब। और जहाँ बिल्कुल देखिए छोटे छोटे खुद को लगा रहे हैं, 4-5 साल से ही शुरू हो जाते हैं कि टेस्ट भी करा लिया, अपने को इंसुलिन भी दे दी, आगे जाके वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं रिलेशन में। तो ये अभी आई थिंक इसके ऊपर कुछ ज्यादा स्टडीज भी नहीं है और जनरलाइज भी नहीं कर सकते, हर बच्चा अलग ही चल रहा है। यस और सानिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सानिया के क्वेश्चन से, कि अगर बच्चे की ज्यादा लो हो रही है या जैसे डबल डोज लगाया एक बच्चे ने, तो क्या ग्लूकोगोन का इंजेक्शन जो होता है सबको रखना जरूरी है घर में, या इतनी जरूरत नहीं है उसकी? डॉक्टर बीना बंसल मैम। आइडियली तो रखना चाहिए, अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, मतलब हमें एक्चुअली अवेल कराने प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ग्लूकागोन इंजेक्शन इज अ मस्ट जब खा नहीं पा रहा हो बच्चा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप नहीं खिला पा रहे हो, तो वो दैट टाइम इट विल बी वेरी यूजफुल। तो जैसे एक बच्चे ने वो डबल डोज ले ली थी, उस कंडीशन में भी काम करता है? अगर वो खा पा रहा है तो हम खाना उसी से शुरू करते हैं यूजुअली, हाँ, लेकिन ग्लूकागोन से क्विकली बढ़ जाता है, स्पेशली सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ जी। जब बेहोश है या खा नहीं पा रहे हैं। पर उसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको पानी साथ में होता है, तो वो डॉक्टर द्वारा ट्रेनिंग, और वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो ये प्रश्न बड़ा जायज है कि सब लोग वो रखें, क्योंकि वो रखते हैं और फिर एक्सपायर्ड पड़ा रहता है, तो उसको उसके शॉर्ट लाइफ भी बहुत शॉर्ट है, बहुत बड़ी ज्यादा नहीं है शेल्फ अभी लाइफ। कुछ नया ग्लूकागोन प्री कंस्टिट्यूटेड आर्टिकल तो आया था, पर इंडिया में अभी भी अवेलेबल नहीं है वो, व्हिच इज इजियर टू इंजेक्ट, लेकिन पता नहीं यहाँ पे हम वैसे ही पुराना वाला ही नहीं मिलता है इजीली। लोग तो वो एक चैलेंज है, ग्लूकागोन आइडियली होना चाहिए सबके पास, बट अगर मॉनिटरिंग और जरूरी है बहुत ज्यादा। बिना आई मे बी डिफरेंट बिकॉज आई सी अडल्ट्स विद टाइप 1, सो आई आल्सो मोस्टली सी। हाँ, तो वो बता देते हैं ना, वो हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स को डिस्क्राइब करते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर यही है कि चेक करना बहुत जरूरी है, सोते समय चेक करें। फिर भी नॉक्टर्नल हाइपो तो हो ही सकता है रात में, तो जरूरी तो है, पर आइडियल सिचुएशन में जरूरी है। अब नहीं है अगर आइडियल, तो बाकी चीजें भी आप कर सकते हैं। ग्लूकोज किस किस के पास टैबलेट्स है, वो ग्लूकोबोल टैबलेट्स आती हैं जो, अब तो वो तो मेरे पास भी हैं, अगर चाहें तो ले सकते हैं मुझसे, मेरे पास बहुत सारी हैं और वो मिल भी जाती हैं अब केमिस्ट के पास भी। ग्लूकोवीटा, हाँ, ग्लूकोबोल, ग्लूकोवीटा है। सानिया हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं, या एक ले सकते हैं क्वेश्चन अभी? जस्ट वैसे तो टाइम ओवर हो गया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। No, actually, these were my major 2 questions. So thank you very much, doctors, and thank you for inviting me to this meeting. थैंक यू सानिया, बहुत अच्छे वैलिड क्वेश्चन पूछे तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका जानना सबको जरूरी भी था। एंड थैंक यू डॉक्टर बीना बंसल मैम, डॉक्टर ज्योति मैम, डॉक्टर मीना छाबड़ा जी, जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से उसको एलिब्रेट किया, समझाया और बच्चों तक इस चीज को पहुंचाया। अब मैं हमारी वाईटीएम की वॉलंटियर आपका बुलाना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारे मीटिंग के अंदर सैम गुलाटी नहीं है और छवि नहीं है, डॉक्टर अंजू विरवानी भी नहीं है, पर ये मीटिंग टाइमन के बच्चों के द्वारा चलाई जा रही है, और आपके आशीर्वाद ब्लेसिंग ये इस तरीके से रहे कि उनको और स्ट्रेंथ मिले और ये इसी तरीके से चलती रहे। अमृता ने आज पहली कोशिश की कि इसको शुरुआत में जा सके, अरुणा इनको आज कंक्लूड कर रही है। यस अरुणा प्लीज। हमारा मीटिंग है वो लास्ट स्टेज पे आ रही है, बट आज की मीटिंग बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव रही है हमारे लिए। जैसे कि
डॉक्टर बीना दुबे जी ने हमें बताया कि एक्सेप्टेशन यस बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी डायबिटिक में हैं तो उसको सबसे पहले हमें मेंटली स्टेज पे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा परेशान करती रहती है। और उसकी अगर वो हमने नहीं करी है तो फिर वो हमें ना तो एक बैलेंस डाइट को लेने देती है और ना ही एक हमें बैलेंस लाइफ को लेने देती है। सो इनका ये वाला जो चीज है वो बहुत अच्छी थी कि हमें बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सेकेंडली डॉक्टर मीना छाव, उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, मीना दुबे मैम का। उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में हमें इस चीज को बताया है। दूसरा जो डॉक्टर मीना छाबड़ा जी हैं उनका भी बहुत दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने जो मॉनिटरिंग कंटिन्यूस का बताया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो डबल डोज का हो जाता है उसमें हमें मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम आफ्टर 1 आवर उसको करनी ही चाहिए। आई होप कि ये चीजें और सब लोगों को जो हमारी मीटिंग से जुड़े हुए हैं उन सबको भी अच्छे से समझ में आई होगी। और ये कॉमन इश्यू है जो हमेशा होता है एज ए बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, तो उनको मेरे ख्याल से जरूर इसके लिए नॉलेज मिली होगी। थैंक यू डॉक्टर मीना छाबड़ा मैम, डॉक्टर ज्योति मैम, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको एक दूसरा अकेला इंसुलिन नहीं लगाएगा, एक दूसरा इंसुलिन लगाएगा। उससे उनको अवेयर रहेगा कि मैंने तुम्हें इंसुलिन लगा दिया है, तो मिस्टेक होने का इशू चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा आता है कि फिर जो गिल्ट फैक्टर है उसको रिमूव करना, जो गिल्ट फैक्टर है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज रिमूव नहीं होगी कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ का आगे का पार्ट नहीं जी सकता। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है और आई होप पैनल के जितने भी हमारी मीटिंग में हैं उन्होंने इस चीज को समझा होगा। थैंक यू डॉक्टर ज्योति मैम। उसके बाद जो सानी दुबे मैम, इन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन उठाए हैं कि एक तो हमारा मॉनिटरिंग, इसमें फाइनेंशियली इशू बहुत ज्यादा आता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ती हैं और जब डॉक्टर 1 से 4 बार करने कह देता है तो सबसे पहले आता है कि अब तो चलो थोड़ी सस्ती हो गई है कि आज से 4 साल पहले भी बहुत महंगी आती थी, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था ये, लेकिन इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि YDF से 100 मिलती है। तो कोशिश करें कि अपनी शुगर के हिसाब से मैनेज करके उसका जो रूटीन चेकअप है अपनी ग्लूकोन मॉनिटरिंग का वो जरूर करें। उसके बाद इनका था डायबिटिक पंप या कोई इंसुलिन है इसको छुपाने का। इसमें इसका जो आंसर है मुझे लगता है कि आदित्य और हर्षित के फैमिली ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया था कि हमें प्रेजेंट में जीना है और इस चीज के लिए बच्चों से पहले पेरेंट्स का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि डॉक्टर ज्योति ने भी बताया था। और मुझे लगता है कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन था जो कि सभी पेरेंट्स को एक अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, एक अच्छी नॉलेज भी देगा कि हाँ बच्चा तब छुपाएगा जब पेरेंट्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेंटली जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो बच्चा कहीं भी होगा। लाइक जैसे अब हर्षित है, आज वो IIT कानपुर से कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हर उन पेरेंट्स के लिए है कि क्या डायबिटिक बैरियर नहीं है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब उनके मम्मा ने कहा है कि मुझे पास्ट नहीं देखना, मुझे प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देखना, मुझे प्रेजेंट देखना है। जब पेरेंट्स इस चीज को देख लेते हैं कि किसी को प्रेजेंट देखना है तो वो किसी से नहीं छुपाएगा। जब और इस चीज के लिए मुझे लगता है कि सानिया मैम को ये चीज यहाँ से इससे अच्छा बहुत अच्छा आंसर किसी से नहीं मिल सकता जो पेरेंट्स ने खुद कहा है। उनकी फैमिली को तो स्पेशली मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज के लिए कि उनकी मामा ने इतना स्ट्रांगली उन बच्चों को भी अच्छे से बनाया है। सो थैंक यू
आज की हमारी टाइप 1 फैमिली के लिए भी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने उसमें क्या है, उनके फादर अनुपम जी, जिन्होंने कहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, कि अगर पेरेंट्स का ये एटीट्यूड रहेगा तो बच्चे कभी किसी से छुपाएंगे भी नहीं और कभी किसी गिल्ट में नहीं फंसेंगे। सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे और सिंपल वे में अपनी अपनी चीजें बताई हैं। तो लास्ट में मैं डॉक्टर अनिल वेदवाल सर और डॉक्टर अंजू विरमानी, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, उनको वो तो बैकबोन ऑफ दिस मीटिंग मैं बोलूंगी, क्योंकि वो इतना मेहनत करके ये सारी चीजें करते हैं कि एक परिवार को एक टाइम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और सारा परिवार एक जुड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आके किसी को गिल्ट फील होती होगी। फाइनली आई एम बीइंग अ डायबिटिक, मैं भी एक डायबिटिक हूँ, और जब मैं YDF में आई थी तो बहुत डिप्रेस थी इनफैक्ट, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि वो सारी गिल्ट, ये सब चीजें आज मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। बट आज मैं कहती हूँ कि नहीं, कोई गिल्ट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपका मेंटली स्ट्रांग होना, जो आज के सेशन में हमें डॉक्टर ज्योति कक्कड़ मैम ने, डॉक्टर बीना दुग्गल मैम ने, बीना बंसल मैम ने बहुत अच्छे से हमें इस चीज को समझाया है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबके लिए। सबने बहुत अच्छे और बहुत सिंपल वे में हमें ये चीजें सिखाई हैं कि कैसे हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ और एक बैलेंस डाइट को और बैलेंस अपनी एटीट्यूड के साथ हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं एज अ नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक है उनके साथ रहकर। थैंक यू अरुणा, आपने बहुत मीटिंग को अच्छी तरीके से समझा, सुना, और इवन अच्छा लग रहा है कि मुझे आपने एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया। तो ये हमारे YDF की स्ट्रेंथ है, और ये YDF की जो स्ट्रेंथ है ये इसी वजह से, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने के लिए और हमें आगे बढ़ाए रखने के लिए हमारे साथ एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर बीना बंसल मैम का, डॉक्टर ज्योति कक्कड़ का, डॉक्टर मीना चावड़ा जी का, और ऐसे सभी बच्चों का जो सानिया की तरह है, हर्षित की तरह है, आदित्य की तरह है, इवन अमृता अरुणा की तरह है, जिन्होंने इस ग्रुप को और कम्युनिटी को अच्छा बॉन्ड बना रखा है कि हमने एक साथ चलना है, एक दूसरे के लिए करना है और कहीं झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस मीटिंग को ऐसे ही सपोर्ट करें, आगे भी चलाए रखें और हमें गाइड करते रहे। थैंक यू। कर लिया इरादा, कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी, कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए, कुछ कर पाए कुछ बन पाए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना चाहेगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life.